Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss IAS 24 related parties. In this topic, we will have to see the related parties disclosure. So let's start with the overview. What topics will be covered in this chapter? Here we will be seeing some definitions of the related parties, and there will be what is the objective of the IAS 24, and there will be some disclosure requirements as well, and a few other things as well. So let's move on to the objective of the IAS 24. The objective of the IAS 24 is to draw attention to the possibility that an entity's financial performance and position may have been affected by the existence of related parties and transactions with those parties. इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि दो लफ्ज़ हैं जो कि परफॉर्मेंस एंड पोजीशन लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक एंटिटी की परफॉर्मेंस एंड पोजीशन रिलेटेड पार्टीज़ के होने की वजह से, मौजूद होने की वजह से, एग्जिस्ट कर रहे होने की वजह से असर अंदाज हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए जो है वो बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करने के लिए, सही पिक्चर फाइनेंशियल पोजीशन की बताने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये मुद्दा है कि रिलेटेड पार्टीज़ का डिस्क्लोजर किया जाए। अब इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि व्हाट इज़ परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। अब लोग इसमें से गौर से अगर देखें तो लफ्ज़ पोजीशन से तो आप पहले से वाकिफ़ हैं। पोजीशन क्या है? दैट इज़ statement of financial position. You are all familiar with the statement of financial position और बैलेंस शीट। तो अगर कभी अकाउंटिंग में लफ्ज़ पोजीशन शो कहा जाता है तो इसका मतलब है कि whatsoever has been shown in the statement of financial position, और इसको सादा लफ्ज़ों में एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहा जाता था। कंपनी के अफेयर्स क्या चल रहे हैं, एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, कहाँ पे वो स्टैंड कर रही है। दूसरा लफ्ज़ पोजीशन परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस से मुराद ये लफ्ज़ कुछ ज़्यादा आपके लिए फेमिलियर नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप गौर करें, सो परफॉर्मेंस इज़ डिपिक्टेड बाय स्टेटमेंट ऑफ performance or statement of comprehensive income. This is income statement, and you see there is performance of the organization, how much revenue has been earned, what are the expenses, what is the operating profit, and so on. This is the performance of the organization. So statement of profit or loss and other comprehensive income shows the performance, and statement of financial position shows the position of the organization. So if it is going to be affected by the existence of related parties, that is not going to be a good sign for the organization. So this has to be clearly indicated by the organization, and it should be clear to the general public as well. So now we come to the objective of the IAS 24. These disclosures are necessary because related parties might enter into transactions that अनरिलेटेड पार्टीज़ वुड नॉट। ये सबसे अहम बात है कि रिलेटेड पार्टीज़ जो हैं वो अपने किसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर, किसी ख़ास रिलेशनशिप की बुनियाद पर, एक रिश्तेदारी की बुनियाद पर कंपनी के अंदर मौजूद कुछ ऐसी सहूलियात हासिल कर जाएंगी दूसरों से पहले, दूसरों से जो है वो बेहतर अंदाज में, कि अनरिलेटेड पार्टीज़ ऐसा नहीं कर सकेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें बहुत वाज़े तौर पे नज़र आनी चाहिए, इसकी डिस्क्लोजर होनी चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती हैं? इसमें ये नहीं है कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन ये है कि उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सो ये तीन मिसालें हमें शो करेंगी कि क्या मतलब होता है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस, क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जिसमें जो है कुछ प्रॉब्लम होने का अंदेशा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एंड पोजीशन अफेक्ट हो सकती है उसके अंदर। सो पहली मिसाल है द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज एट द प्राइसेस व्हिच आर अबव और बिलो देयर ट्रू वैल्यू। तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक एसेट शो हो रहा है, और एक रिलेटेड पार्टी, एक रिलेटिव जो है वो किसी खास टॉप मैनेजमेंट पर्सनल का, वो उस एसेट को उसकी वैल्यू से, उसकी कीमत से बिलो में ख़रीद लेता है।
तो वो अपने इस रिलेशनशिप की वजह से खरीदेगा। तो ये चीज़ जब वाज़ेह हो जाएगी तो ऐसा करने वालों को सज़ा दी जा सकती है और उनको पूछा जा सकता है, उनको टेक इनटू अकाउंट किया जा सकता है, उनको क्वेश्चनेबल किया जा सकता है। सेकंड, द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज एट रिड्यूस्ड और इंक्रीज प्राइसेस। इसी तरह से अगर गुड्स का मामला है, एसेट्स का मामला है, सर्विसेज का मामला है, कम बेश में ये अगर हो रहा है तो ये ट्रांजैक्शंस शो होनी चाहिए। The making of loans at interest rates which differ from market rates। तो तीनों एग्जांपल्स जो हैं इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक होना चाहिए, एक लेन देन में, खरीदो फरोख्त में एक प्राइसेस का सेट किया जाना होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा तो फिर ये बुरी बात है। और इसमें बेहतरीन तरीका स्टैंडर्ड ने ये निकाला है कि पहले तो आप तमाम रिलेटेड पार्टीज़ की शनाख्त करें, वो डिस्क्लोज करें और फिर उन रिलेटेड पार्टीज़ के साथ होने वाली ट्रांजैक्शंस शो करें। तो इसमें अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरी दुनिया के सामने, जनरल पब्लिक के सामने वो बात आ जाएगी और इस तरह से अगर कोई मसला हुआ तो वो पहले ही पकड़ा जाएगा और इस तरह से कोई करने की हिम्मत भी नहीं करेगा कि वो गलत ट्रांजैक्शन करे और वो शो हो। तो अब हम आते हैं डेफिनेशंस की तरफ। रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन क्या है, बहुत वाज़ेह तौर पे स्टैंडर्ड ने इसको जो है डिफाइन किया है। A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing the financial statements। So कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, एक एंटिटी बना रही है, उसको पब्लिश कर रही है, तो उसकी रिलेटेड पार्टी वो एक आदमी, एक पर्सन भी हो सकता है रिलेटेड पार्टी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है, इज रिलेटेड टू द एंटिटी दैट इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जहाँ कहीं पे रिलेटेड पार्टी का लफ्ज आएगा तो उसकी एक ये सादा सी डेफिनेशन है। अभी इसकी बहुत सारी डिटेल आनी है कि रिलेटेड का क्या मतलब है। यहाँ पे तो सिर्फ रिलेटेड पार्टी को वाज़ेह किया गया है कि वो रिलेटेड होगी एक एंटिटी से जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसमें थोड़ी सी आगे डिटेल में जाते हैं कि रिलेटेड टू द एंटिटी, ये भी आप थोड़ी देर में ये कर्सर देख रहे हैं, रिलेटेड टू द एंटिटी। अब इस रिलेटेड टू का क्या मतलब है ये हम जो है वो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। A relationship typically exists if control, joint control, common control or significant influence exists between the party and the reporting entity। तो अगर इन दोनों पार्टीज के दरमियान, आई मीन ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, यानी कि रिलेटेड पार्टी के दरमियान और रिपोर्टिंग एंटिटी के दरमियान कोई ऐसा रिलेशनशिप पाया जाए कि यहाँ पे अगर कोई कंट्रोल है, जॉइंट कंट्रोल है, कॉमन कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पाया जाता है बिटवीन द पार्टी एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, तो ये रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। अब इसकी बहुत सारी डिटेल आनी है, लिहाजा मैं अभी फ़िलहाल यहीं पे बात को वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो वो जो डिटेल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उस रिलेटेड पार्टी की जो है वो बहुत सारी डिटेल है। इसकी 3 कैटेगरीज में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। वो क्या क्या 3 कैटेगरीज हैं रिलेटेड पार्टीज़ में। सबसे पहली कैटेगरीज में कुछ पॉइंट्स आपके सामने आने वाले हैं। तो रिलेटेड पार्टी में इसको पहले एक पर्सन के तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन में आपको याद होगा उसमें एक पर्सन भी हो सकता है रिलेटेड पार्टी, एक एंटिटी भी हो सकती है। तो ए पर्सन और अ क्लोज मेंबर ऑफ दैट पर्सन's फैमिली is related to a reporting entity if that person। तो अब इसमें 2 टर्म्स हुई। अब इस पूरे टॉपिक के दौरान आपने कंसंट्रेट करना है कि 2 अहम टर्म्स हैं, एक रिलेटेड पार्टी और दूसरा रिपोर्टिंग एंटिटी। एक रिलेटेड एंटिटी और एक रिपोर्टिंग एंटिटी। तो एक ख़ास शख्स जो है वो एक रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी बन सकता है इफ़ दैट पर्सन, अगर वो शख्स, उस शख्स के पास हैज़ कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। उस शख्स के पास, उस पी एक मखसूस शख्स है, पर्सन है, उसके पास अगर एक रिपोर्टिंग एंटिटी आर का कंट्रोल हो
या जॉइंट कंट्रोल हो। नंबर 2, ही हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, उसी रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर कुछ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो उसके पास। और वो जो खास शख्स है इज़ अ मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, वो उस रिपोर्टिंग एंटिटी के की मैनेजमेंट पर्सनल का एक मेंबर हो, और अ पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, या कि खुद वो शख्स जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी का पेरेंट हो। तो इस तरह से ये एक पर्सन से रिलेटेड 3 कंडीशंस आ गई। इन 3 कंडीशंस के अंदर हमने एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, एक शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। ऑल्दो ये तो आप जानते ही हैं कि अकाउंटिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक लीगल पर्सन होती है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल पर्सन की बात हो रही है। तो ये हमने कैटेगरी इसकी लगा दी रिलेटेड पार्टीज 1। अब हम आते हैं रिलेटेड पार्टीज 2 की तरफ। इस रिलेटेड पार्टीज 2 के टॉपिक में हम सिर्फ ले रहे हैं एंटिटी को। पिछली कैटेगरी में हमने सिर्फ रिलेटेड पार्टीज जो कि एक शख्सी रिलेटेड पार्टी थी, एक इंसानी शक्ल के अंदर जो थी, उसको लिया था। नाउ वी आर टेकिंग रिलेटेड पार्टीज which is in the shape of an organization, in the shape of entity itself. Entity is related to the reporting entity if any of the following conditions apply. If E and the reporting entity belong to the same group. एक E है जो कि एक एंटिटी है जो कि रिलेटेड एंटिटी बनने जा रही है, और हम जिसकी रिपोर्टिंग एंटिटी जिसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो अगर वो बिलोंग टू द सेम ग्रुप हो, यानी एक ही ग्रुप की वो उनके आपस में रिलेशनशिप हो सकता है। एक ग्रुप का हिस्सा होने में 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो ये है कि एक पेरेंट है और एक सब्सिडरी है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, या ये है कि किसी एक खास पेरेंट की ये दोनों सब्सिडरीज हों, ये भी हो सकता है। Second point is E is an associate or joint venture of the reporting entity or vice versa. Vice versa में यही है कि अगर E जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी का एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है, या रिपोर्टिंग एंटिटी E की एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है, ये रिलेशनशिप भी रिलेटेड पार्टी क्रिएट कर सकता है। Both E and reporting entity are joint venture of the same third party. अगर ऐसा रिलेशनशिप पाया जा रहा हो तो भी ये रिलेटेड पार्टी ई को एंटिटी ई को रिलेटेड पार्टी बना सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी की। तो इस पूरे टॉपिक में ये चीज़ ध्यान में रहे कि हम इस वक्त एंटिटी ई की बात कर रहे हैं। शुरू में इधर अभी आपके सामने एरो आ रहा है कि एंटिटी ई की हम बात कर रहे हैं, उसको हम रिलेटेड पार्टी बनाने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, ये मैंने बात दरमियान में वादे कर दी। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। E entity which is going to be related party is an associate of a third party। ठीक है, कि वो एक थर्ड पार्टी की एसोसिएट है, and the reporting entity is a joint venture of the that same third party। तो ये भी रिलेशनशिप जो है वो एक रिलेटेड पार्टी का बन जाएगा, यानी वो एक थर्ड पार्टी है। ई जो है उसका एसोसिएट है, और रिपोर्टिंग एंटिटी जो है उसका जॉइंट वेंचर है उस सेम थर्ड पार्टी का। तो आपस का एक रिलेशनशिप फिर पैदा हो गया, जिसकी वजह से जो है वो एंटिटी जो है वो एक रिलेटेड पार्टी बन जाएगी रिपोर्टिंग एंटिटी की। पांचवा पॉइंट, ई इज अ पेंशन स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, रिपोर्टिंग एंटिटी के कुछ एम्प्लॉयज हैं, उनके कुछ पेंशन बेनिफिट्स हो सकते हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन ई है, एंटिटी ई है, और एन एंट्री से एफ रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो अभी इसमें पहले पॉइंट को ही देख लेते हैं कि अगर वो पेंशन स्कीम है तो ई जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी की जो है वो रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। Now I come to the part 3 of the related parties. Here the relationship of the entity E and the reporting entity is a bit indirectly relation. Indirect link is there. So here you can see that I have indicated in the green that there is indirect relationship. So it will be clear by some examples.
entity E is also related to the reporting entity if either of the following conditions apply. E entity is controlled or jointly controlled by a person who is related to the reporting entity. So E is concentrated on the words E is controlled by a person who is related to the reporting entity. So there is not a direct relationship between E and the reporting entity, but there is an indirect relationship that a person controls the entity E who is related to the reporting entity. In this way, the relationship between entity E and the reporting entity is a kind of indirect relationship. तो ये एक तरह का indirect relationship हो गया E और reporting entity के दरमियान. In the same way, एक और मिसाल है a person identified as a related party of the reporting entity has significant influence over E. A person ऑलरेडी एक शख्स है जो कि रिलेटेड पार्टी हमने कंसिडर कर लिया, हमने समझ लिया कि वो ऑलरेडी जो है वो एक रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी है, तो और उस शख्स का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ई के ऊपर भी है. ठीक है, यहाँ पे एक बात ख़त्म हुई. इसको पहले समझ लें कि एक पर्सन है जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है कि वो रिलेटेड पार्टी है रिपोर्टिंग एंटिटी का, और वही शख्स जो है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ई के ऊपर भी है. तो इस तरह से इस रिलेशनशिप की वजह से ई यानी कि एंटिटी और रिलेटेड पार्टी जो है उनका आपस का रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा और वो रिलेटेड पार्टीज कहलाएंगी. इसके बाद मैं आता हूँ इस और की तरफ. ये आपको एरो नजर आ रहा है. और कंडीशन नंबर 7 में, पॉइंट नंबर 7 में हम हैं और के ऊपर कि ए पर्सन जो कि रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुआ था. पहला 7वें पॉइंट का पहला जो पॉइंट इसके अंदर ही है छुपा हुआ, वो ये है कि वो ही हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ई, और उसी पर्सन को इज अ मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द ई. यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जो कि ओनरशिप की वजह से हो सकता है, या वो की मैनेजमेंट पर्सनल का हिस्सा हो, तब भी वो रिलेशनशिप एंटिटी और रिलेटेड पार्टी के दरमियान एग्जिस्ट करवा सकता है. तो इस तरह से हमने ये 3 कैटेगरीज में रिलेटेड पार्टीज जो हो सकती हैं उसकी कंडीशंस को डिवाइड किया. तो ये आपने अच्छे तरीके से इनको देख लिया होगा, जिसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी में पर्सन को लिया, दूसरी में एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन को लिया, तीसरी में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को हमने डिस्कस किया. तो अब हम आते हैं फाइनली IAS 24 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की तरफ. अब आखिर में हम देखते हैं IAS 24 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, और ये एक हिसाब से सबसे अहम हिस्सा है इस टॉपिक का. इसमें वो तमाम चीज़ें जो कि डिस्क्लोज करनी है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको सम अप किया गया है. और इससे सारी की सारी जो इसकी लॉजिक है, इसकी जो हिकमत है, जो इसका मकसद है रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोजर का, वो इसमें वाज़ेह हो जाएगा. तो सबसे पहला पॉइंट जो रिक्वायरमेंट में वो ये है कि पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप, दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान अगर कोई पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप है तो उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है. क्यों, ये आप समझ चुके हैं पिछली चंद स्लाइड्स में कि पेरेंट और सब्सिडरी के रिलेशनशिप के हवाले से बहुत सारी रिलेटेड पार्टीज एग्जिस्ट करती हुई नज़र आती हैं. तो ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है कि वेदर और नॉट देयर हैव बीन एनी ट्रांजैक्शंस बिटवीन दीज पार्टीज. तो ये पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप ज़रूर शो होना चाहिए, बेशक जो कोई ट्रांजैक्शन उनके दरमियान हुई हो या ना हुई. उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट्स पेड और पेएबल टू द की मैनेजमेंट पर्सनल, ये बहुत अहम है. एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या की मैनेजमेंट पर्सनल को पे किए जा रहे हैं, ये बहुत वाज़ेह होना चाहिए. इससे जो है वो उसकी मिकदार, उसकी पेमेंट, जो कुछ पेमेंट इनको की मैनेजमेंट पर्सनल को दी जा रही है वो वाज़ेह होगी.
वो ट्रांजैक्शन किस शक्ल में है, उनको क्या दिया जा रहा है, उनको सैलरी दी जा रही है या उनको कुछ और पेमेंट भी किया जा रहा है, कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, या प्रीवियस स्लाइड से समझ चुके हैं कि उनको कोई ऐसा बेनिफिट तो नहीं दिया जा रहा जो कि वो उसके लायक नहीं थे या उनके एंटाइटल्ड नहीं थे, उसके हकदार नहीं थे। तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि उन्होंने रिलेटेड पार्टी होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया या नहीं। तो इस तरह से अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ये ज़रा और स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेसिफिक इन द सेंस कि जब हम किसी पार्टी को रिलेटेड पार्टी डिक्लेयर कर चुके, आइडेंटिफाई कर चुके, तो फिर उसके साथ थोड़ा ध्यान से, एहतियात से चलने की ज़रूरत है। तो फिर क्या होना चाहिए? फॉर रिलेटेड पार्टीज विद होम देयर हैव बीन ट्रांजैक्शंस। पहले दो पॉइंट्स में ट्रांजैक्शंस ठीक है या नहीं है, उनका डिस्क्लोजर ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर चुके हैं तो क्या क्या उसके अंदर शो करना ज़रूरी है? देयर शुड बी द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। हम पिछली 3 स्लाइड्स में रिलेटेड पार्टी 1, रिलेटेड पार्टी 2 और रिलेटेड पार्टी 3 के अंदर जो नेचर ऑफ द रिलेशनशिप है उसको देख के आए हैं। ऑब्वियसली उन्हीं 3 कैटेगरीज में जो आई थिंक देयर आर लाइक 10 examples, 10 conditions are there. So the nature of the relationship could be any one of 10 of them. उन्हीं 10 में से कोई ना कोई एक तो ज़रूर होगी ऑब्वियसली। तो दूसरी चीज़ जो है वो उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन्स एंड एनी आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और जो उनके साथ वो ट्रांजेक्शन की गई उस रिलेटेड पार्टी के साथ, उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, और अगर कुछ लेन देन में अभी बकाया है तो उसकी डिटेल। और ये सब चीज़ें क्यों हैं? एज नेसेसरी फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये तीसरे पॉइंट में हमारे, यानी कि ये तीसरा पॉइंट जो आपको ये नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एरो है, इस तीसरे पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में सॉरी ये ज़रा स्लाइड चली गई, हम दोबारा इस पे आते हैं। लेट्स सी। हाँ, अब इस तीसरे पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि ये नेसेसरी है फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी ये जो तीसरे पॉइंट के फर्दर सब पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, वो 2 पॉइंट्स में दूसरा पॉइंट है कि ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन क्या है और उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है। तो ये ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जो है हमें बताएंगी कि उस रिलेटेड पार्टी ने उस रिलेशनशिप को सही तरह से इस्तेमाल किया या नहीं किया। रिलेशनशिप होने में कोई बुराई नहीं है, रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन बुराई किस में है? उस बुराई में बुराई है, नेगेटिविटी में जो है वो नेगेटिविटी है कि जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की रिलेटेड पार्टी उसके साथ उस स्पेसिफिक रिलेटेड पार्टी होने के तनाजुर में कुछ रॉन्ग करने जा रही है। सो एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इस नोट पे हम इसको एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की कुछ एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह।